गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे क्लास 11th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ूंगी। ठीक है, क्लास 11 के मैथ सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो क्लास 11th के मैथ्स का सब्जेक्ट है वो हमारा जो बेस्ड होगा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर ही यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर का नेम ही है सेट्स। ओके, तो अगर हमें एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इंट्रो पार्ट को पढ़ना पड़ेगा, इसके इंट्रोडक्शन को जानना पड़ेगा, वो कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो इन सारे टर्म्स को जानेंगे तभी हम अच्छे से जान पाएंगे कि ये सेट्स आखिर में है क्या। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चंस का सबसे पहला क्वेश्चंस बनता है व्हाट इज सेट। ठीक है, व्हाट इज सेट, सेट है क्या। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी हूँ कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या डिफाइंड की हूँ मैं, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड। देख सकते हो आप, वेल डिफाइंड यहाँ लिखा हुआ है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप जानते हो कि बहुत, जब किसी भी बुक्स को अगर आप कलेक्ट करते हो तो कहते हो कि एक सेट बन गया, बुक्स कलेक्ट हो गए। आप कॉपी को कलेक्ट करते हो तो बोलते हो कि कॉपीज को कलेक्ट कर लिए, मतलब कि वो एक सेट बन गया। बट यहाँ पे इस मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को सेट नहीं बोल सकते। सेट बोलने के लिए हमें यहाँ क्या कंडीशन दिया गया है, वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है पता है, तो इसके लिए देखो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल बताया गया है। फर्स्ट एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, देखो अगर किसी भी नेचुरल नंबर की बात करें तो आप कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर क्या बोल सकते हो, 1 से स्टार्ट होता है, 1 है। ठीक है, 2 हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या हो सकता है, 3 हो सकता है एंड 4 हो सकता है। ठीक है, 5 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, लेस देन 5। तो 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर आप किसी से भी अगर ये पूछोगे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बताइए जो 5 से कम हो, तो सभी लोगों का आंसर क्या आएगा, 1, 2, 3 एंड 4। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप किसी से भी पूछोगे, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है। अगर कोई भी ऐसा कलेक्शन का सेट जो आंसर जिसमें चेंज ना हो, ठीक है, जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे, वो वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड का यही मतलब, अगर जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगे, जो भी वेल डिफाइंड सेट होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो ये क्या वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो सेकंड एग्जांपल है द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवेल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सभी जानते होंगे, ए होते हैं। ठीक है, ई, उसके बाद आई, ओके, ओ एंड यू। ठीक है, तो बस यही होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, ए ई आई ओ यू। ओके, तो किसी से भी अगर आप पूछोगे ना तो ये पर्सन टू पर्सन कभी भी चेंज नहीं करेगा, वो हमेशा यही रिप्लाई करेंगे। कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी पर्सन हो, तो वो यही रिप्लाई करेंगे कि ए ई आई ओ एंड यू ही होता है। तो जो कलेक्शन, वो कलेक्शन इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल का कलेक्शन है ये, तो वो कलेक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट का वो कलेक्शन जो चेंज ना हो, जो वेल डिफाइंड हो। तो अगर ये चेंज नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि ये वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है मतलब कि क्या कह सकते हैं कि ये एक क्या है, सेट है। ठीक है, तो ये एक सेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। अब आप देखो, 1 वीक में, एक वीक में ऑल डेज का कलेक्शन, तो जैसा कि आप जानते हो कि क्या होता है, सबसे पहले मंडे होता है। ठीक है, उसके बाद देन क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ओके, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, उसके बाद क्या होता है, सैटरडे एंड संडे। तो इतने डेज होते हैं, मतलब कि टोटल 7 डेज होते हैं। यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये कलेक्शन हो गया किसका, ऑल डेज का, इन अ वीक। एक वीक में ऑल डेज का कलेक्शन हो गया। अब आप किसी से भी पूछोगे तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, सारे लोगों का आंसर सेम होगा। तो जो सेम रहेगा इट मीन्स कि वो क्या है, वेल डिफाइंड है। ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इट मीन्स कि क्या है, दिस इज अ सेट।
ये एग्जाम्पल है सेट का। नेक्स्ट जो है लास्ट वन एग्जाम्पल, उसे भी देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ फेवरेट हीरोज। आप देख लीजिए, कलेक्शन ऑफ फेवरेट हीरोज की बात करते हैं तो अगर आप किसी अपने दोस्तों से भी पूछोगे तो किसी का कलेक्शन, कोई बोलेगा शाहरुख खान, कोई बोलेगा सलमान खान, ठीक है, कोई कुछ, मतलब सब अपनी फेवरेट हीरोज अलग अलग बताएंगे। किसी का भी जो कलेक्शन होगा फेवरेट हीरोज का वो सेम नहीं होगा, सबका आंसर वेरी करेगा, ठीक है। जब वेरी करेगा, जब आंसर सेम नहीं रहेगा, इट मीन्स कि ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो ये क्या है, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेट, ये एग्जाम्पल का सेट का एग्जाम्पल नहीं है। ओके, आई थिंक कि सेट क्या है वो आपको समझ में इजिली आ गया होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम कलेक्शन करते हैं तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर वो वेल डिफाइंड होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, सेट है। ओके, देन कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो देखो, द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। तो सबसे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको नोट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो कि ऑप्शन जो फर्स्ट पॉइंट है, नोट कर लेना आप अपनी कॉपी में। द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द मेंबर्स, द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हम कलेक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट का, वो क्या कहलाता है, मेंबर्स और एलिमेंट कहलाता है सेट का, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल से बताती हूँ, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रखी हूँ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वॉवेल, ठीक है। तो मान लो सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वॉवेल लिखना है, तो मैं यहाँ पे वॉवेल लिख लेती हूँ, ए ई आई ओ यू। ओके, तो यहाँ देख सकते हो कि ए ई आई ओ यू, मैं यहाँ कलेक्शन लिख ली हूँ। तो ये जो कलेक्शन है ना, ए ई आई ओ यू, इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स, ठीक है। क्या कह सकते हैं, मेंबर्स और एलिमेंट। ओके, इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, मेंबर्स और एलिमेंट्स। देन ये तो आपका फर्स्ट बोल रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, जो सेकंड जो पॉइंट्स है, बोल रहा है सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी एक्स वाई एटसेट्रा। बोल रहा है कि जब भी हम किसी सेट को लिखते हैं, सेट के कलेक्शन को लिखते हैं, तो जब हम सेट लिखेंगे तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। मान लो कि इसे हम दिखाते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स है ना, चलो वी से इसको दिखाते हैं, तो ये कैपिटल वी होगा और यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं। ये क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा। ओके, ये हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। वंस अगेन सॉरी, तो ये क्या होगा, जो सेट होगा वो हमारा क्या होगा, वॉवेल जो सेट होगा वो आपका क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। ओके, ये हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। ये ऐसे आप नोट कर लेना। ये क्या है, जो वी है वो क्या है, नेम ऑफ द सेट है। क्या है, नेम ऑफ सेट। ओके, ये आप रिमेंबर कर लेना। और जो ए ई आई ओ यू है, यहाँ तक तो अभी समझ में आया कि जब भी हम किसी सेट का नेम देंगे वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। चाहे उसका नाम दीजिए, ए दीजिए, बी दीजिए, कुछ भी दीजिए, ठीक है। थर्ड वन जो पॉइंट है उसे भी आप नोट करने वाली पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, द एलिमेंट्स ऑफ दीज सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड एटसेट्रा। यानी कि जो एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट्स लिखते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ये जो मेंबर है, एलिमेंट है, वो हमेशा रिप्रेजेंट होगा स्मॉल लेटर से, ठीक है। वो हमेशा किससे होगा, स्मॉल लेटर से होगा। और जब भी हम इसे लिखते हैं, इसे करली ब्रैकेट से ओपन करते हैं, देन करली ब्रैकेट से यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। इसके अंदर का जो भी ये एलिमेंट होते हैं वो हमेशा हमें क्या लिखना है, जब हम खुद से लिखते हैं तो वो हमेशा हमें स्मॉल लेटर ही लिखना है। आई थिंक कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये 3 पॉइंट्स है जो कि आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन हम देखते हैं कि किसी भी सेट का, जब हम कोई सेट बनाते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले देखो कि इसके 2 मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं, इसके 2 मेथड्स होते हैं। इसके 2 मेथड्स होते हैं रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट होता है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, देन सेकंड होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जो कि बहुत ही इजी होता है, जो कि वो क्लियरली विजिबल होता है, कहने का मतलब।
देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है। सबसे पहले तो मैं इसका डेफिनेशन पढ़ती हूँ जो कि आपका इजी समझ में है। इन दिस फॉर्म लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस सेट्स separated these by commas and enclose their within brackets or curly bracket like this ठीक है, लाइक इस तरह से करली ब्रैकेट इस तरह से होता है, जो कि मैंने अभी जस्ट पीछे वाले वीडियो में बताया पीछे वाले स्लाइड में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर किसी भी, जब हम किसी का कलेक्शन करते हैं कोई, तो उसके अंदर का कोई सेट का कलेक्शन किए, ठीक है, तो अंदर का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, यानी मेंबर्स जिसको बोलते हैं, तो मेंबर्स होते हैं, उसे हमेशा जब भी हम लिखेंगे तो वो सेपरेटेड होगा कॉमा से और इनक्लोज्ड होगा किससे, करली ब्रैकेट से। जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख रही हूँ। एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, जो कि आप सभी जानते हो, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है ना। क्या हो सकता है, जैसे कोई भी एक सेट ले लो आप, मैं यहाँ पे सेट लिख लेती हूँ, करली ब्रैकेट से ओपन करेंगे, देन यहाँ पे 2 है मेरा, यहाँ पे इवन पॉजिटिव इंटीजर 4 है, 6 है, अच्छा 8 भी है, बट 8 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है एग्जाम्पल में, लेस देन 7। तो यहाँ पे 2, 4 एंड 6 आया है, जो कि क्या है, ये एक सेट है। तो आप यहाँ देख सकते हो इसे लिखने का तरीका क्या है। कैपिटल लेटर में हम क्या लिख रहे हैं, सेट का नेम लिख रहे हैं, देन इक्वल दे रहे हैं, स्टार्ट कर ले हैं करली ब्रैकेट से, ठीक है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स जो भी लिख रहे हैं वो सेपरेट कर रहे हैं बाय कॉमा से हर एक एलिमेंट को सेपरेट करना है, देन करली ब्रैकेट से क्लोज करना है। तो ये होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, जो कि क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, उसके बाद इसके पॉइंट्स है कुछ। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। क्या बोला है ये, इसको समझना होगा। रोस्टर फॉर्म के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल को मैं यहाँ बताती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे स्कूल वर्ड है ना, तो ये स्कूल जो वर्ड है किन किन लेटर्स से फॉर्म हुआ है उसका एक कलेक्शन बनाना है आपको। तो देखो जैसे कि मैं यहाँ पे एक कलेक्शन बनाती हूँ, चलिए सेट का नाम दे देती हूँ मैं ए। ओके, यहाँ पे देखो अगर आपको सेट लिखने बोला है, स्कूल जो वर्ड फॉर्म हुआ है इसमें कौन कौन लेटर का कलेक्शन है, एस है, ठीक है, सी है, उसके बाद क्या दिख रहा है, एच भी दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, एंड देन एल भी दिख रहा है। अब करली ब्रैकेट से बंद कर देते। अब बताओ यहाँ पे ओ तो मैंने एक बार लिखा, बट यहाँ पे जो वर्ड है वहाँ तो डबल ओ है, तो यहाँ पे डबल ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है इसका वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रोस्टर फॉर्म होता है इसके एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, रिपीट नहीं करना है, ये वन टाइम है तो वन टाइम लिखना है, सिर्फ वो वर्ड लिखना है, उस कलेक्शन लिखना है, उन वर्ड का कलेक्शन लिखना है जिससे ये क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है इसके, वी कैन राइट सेट इन एनी ऑर्डर। यानी कि अब देखो मैंने आपको बताया नहीं, देखो जब भी हम किसी भी सेट के कलेक्शन को, सेट का जो ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को लिखते हैं, ठीक है, ये जो मेंबर्स है ना, एलिमेंट्स हैं, ये कलेक्शन जो लिखे, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में हो, पहले एस हो, सी हो, एच हो, ओ हो, देन एल हो, ऐसा जरूरी नहीं, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, पहले आप एल भी लिख सकते हो, पहले आप एस भी लिख सकते हो, फिर एच भी लिख सकते हो, ओ भी लिख सकते हो, देन यहाँ पे सी भी लिख सकते हो। ठीक है, आपका जो मन करे उससे आप पहले लिख सकते हो, कोई इसमें ऑर्डर नहीं है, एनी ऑर्डर में आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये था आपका रोस्टर फॉर्म, आई थिंक कि आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म किसे बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म नाम से ही लग रहा है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन दिस फॉर्म वी राइट अ वेरिएबल से एक्स, देखो, representing any member of the set followed by a statement or a property which must be satisfied by each member of the set। यानी कि यहाँ पे जो आप लिखोगे, जब लिखोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को, तो यहाँ पे डायरेक्ट विजिबल नहीं होगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिखेगा आपको, और वो उस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कौन करेगा, एक्स रिप्रेजेंट करेगा। जरूरी नहीं है एक्स, आप किसी भी वेरिएबल को ले सकते हो, वाई जेड कुछ भी, बट जनरली क्या लिया जाता है, एक्स लिया जाता है, और उस एक्स से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो भी बोल रहा है ना, जैसे जो भी यहाँ पे आपको दिखाना है, जो भी यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स को दिखाने हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, बाय स्टेटमेंट से लिखा जाता है, या कोई प्रॉपर्टी से उसे सेटिस्फाइड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल ही आपको दिखता होगा कि द सेट ऑफ वॉवेल। ठीक है, क्या दिख रहा है, द सेट ऑफ वॉवेल। अब द सेट ऑफ वॉवेल है
तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अगर रोस्टर फॉर्म रहता, ये रोस्टर फॉर्म रहता तो सेट ऑफ वॉवेल में डायरेक्ट लिख देते ए ई आई ओ यू, बस क्लियरली विजिबल भी हो जाता और ए ई आई ओ यू दिख जाता। बट यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, यानी कि एक प्रॉपर्टी लगानी है, एक क्या करनी है, स्टेटमेंट के द्वारा आपको दिखाना है। तो चलिए वॉवेल है तो वी से, कैपिटल वी से ही हम इसे दिखाते हैं। इसे लिखने का तरीका क्या होता है, ये भी करली ब्रैकेट से ओपन होता है, बट यहाँ पे एक वेरिएबल करके दिखाना होता है। यहाँ वेरिएबल एक्स मान लेते हैं, फिर 2 डॉट लगाते हैं। इस 2 डॉट का मतलब होता है सच दैट, एक्स सच दैट। अब एक्स है क्या, उसे लिखना है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं एक्स इज अ वॉवेल, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब करली ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह से लिखना है, आपको यहाँ समझ में आ रहा है। v इज इक्वल टू एक्स ही है यहाँ पे, यानी ये जो x है ना वो कलेक्शन ऑफ x है, और इन x का मतलब है कि सच दैट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट का जितने भी वॉवेल है उसका कलेक्शन है। तो इस तरह से बाय स्टेटमेंट के द्वारा ये दिखाया जाता है, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, यही 2 मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। देन अब हम यहाँ पे कुछ स्पेशल सिंबल दिया गया है जिसके मीनिंग्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो ये सेट चैप्टर में आपका इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट है बिलोंग टू। बिलोंग टू कुछ का साइन कुछ इस तरह से होता है, जो कि आपने यहाँ पे देखा होगा। ठीक है, देखो मैं आपको, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिलोंग टू है, तो बिलोंग टू का जो साइन होता है कुछ जनरली इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखो कुछ ई टाइप का होता है, क्या होता है, ई टाइप का होता है, ऐसे ई। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बिलोंग टू कहते हैं। तो बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे बोला है कि इफ ए यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ आ सेट ए, सेट ए का एलिमेंट है ए, वी से दैट, तो हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग टू ए, दैट इज कहने का मतलब है दैट इज ए बिलोंग टू ए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट में रहता है, ठीक है, कोई जैसे कि सेट ए है, उसमें अगर कोई एलिमेंट ए वहाँ पे है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए है ना वो बिलोंग कर रहा है ए में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाती हूँ तो ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। कोई एक एग्जांपल, कोई सेट ले लेती हूँ एस। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे अच्छा वॉवेल ही ले लेती हूँ, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये सेट दिख रहा है आपको, ए ई आई ओ यू। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो ए है ना वो क्या है, जो ये एलिमेंट है वो सेट एस में है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट एस में। ठीक है, अच्छा और भी कुछ बोल सकते हो यहाँ पे आई, अच्छा आई भी बिलोंग कर रहा है किस में, सेट एस में। तो जो भी एलिमेंट अगर बिलोंग करेगा, ठीक है, इस सेट में, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है। ओके, तो बिलोंग टू का साइन क्या होता है, कुछ ई टाइप का होता है। ये आपको स्पेशल सिंबल है और इसके मीनिंग को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। सेकंड देखते हैं नॉट बिलोंग टू। अच्छा, नॉट बिलोंग टू क्या होता है, उसी तरह से बिलोंग टू लिख करके बीच से यहाँ पे कट कर दीजिए, तो ये नॉट बिलोंग टू का साइन होता है। इफ़ ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि कोई भी सेट ए है या सेट बी, कोई भी सेट हो, अगर उसका एलिमेंट यानी कि ए मान लो एलिमेंट है, अगर नहीं है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए नॉट बिलोंग टू ए, दैट इज ए नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, देखो मैं ऐसे एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे कि मान लो कि अगर हम बात करते हैं, इसी सेट की बात कर लेते हैं, इसी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसी एग्जाम्पल की, सेट एस वाली की। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि बी, अगर बी क्या बिलोंग कर रहा है इसमें, तो बी यहाँ देखो नॉट बिलोंग टू एक्स। यहाँ पे वॉवेल देख सकते हो, ए ई आई ओ यू ही है, बी तो नहीं दिख रहा है आपको, यानी कि ये नहीं बिलोंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, नॉट बिलोंग टू सेट एस, सेट एस में बिलोंग नहीं कर रहा है। उसी तरह से आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ डी लिखती हूँ तो क्या ये बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो डी नॉट बिलोंग टू सेट एस।
तो ये आपको भी आई थिंक क्लियरली हो गया होगा कि बिलोंग टू क्या है एंड नॉट बिलोंग टू क्या है। नेक्स्ट है सम स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ सम स्पेशल सेट्स। तो ये तो सबसे ज़्यादा आप देखो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी बुक में दिया गया है स्पेशली। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे है, जैसे कि आपने क्लास 10th में भी 9th में भी ये सब चीज़ों को आपने पढ़ा होगा, कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं मैथमेटिक्स में। जैसे कि यहाँ फर्स्ट में यहाँ बोला है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, उसके लिए स्पेशल सिंबल क्या दिया, एन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ रखा है कि जब भी आप किसी नेचुरल नंबर को दिखाना हो तो वहाँ पे एन लिख देते हैं। तो इस एन का मतलब हो जाता है कि ये सेट है नेचुरल नंबर का। तो ये आपका स्पेशल जो सेट चैप्टर है उसमें स्पेशल सिंबल दिए गए हैं स्टैंडर्ड, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है जेड। सेकंड में क्या है, जेड है, इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। जेड का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे क्यू। तो क्यू का सेंस क्या है यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ये सिर्फ आपको देखना नहीं है, इससे साथ ही साथ आपको रिमेंबर भी करते जाना है। क्यू का क्या मतलब होता है, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो यहाँ फोर्थ में है द सेट ऑफ रियल नंबर, जिसे हम किससे दिखाते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, आर से। रियल नंबर को आर से, रैशनल नंबर को क्यू से, इंटीजर्स को जेड से, नेचुरल नंबर को एन से। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको इंटीजर नंबर जानना है या नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, अगर इन सब चीज़ों को जानना है तो मैं ऑलरेडी क्लास 10th के चैप्टर 1 के ही वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैप्टर 1 के प्लेलिस्ट में, वहाँ क्लास 10th का जो सबसे फर्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको सारा कुछ बताया गया है बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से, कि नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है। वहाँ से भी जा करके इन सब चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जो 5th पॉइंट है, उसमें है जेड के ऊपर प्लस है। ये जेड प्लस क्या होता है, तो ये जो पॉजिटिव, इस प्लस का मतलब क्या था, पॉजिटिव। तो ये जेड को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इंटीजर होता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, बट जेड प्लस है तो ओनली सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद क्यू के ऊपर प्लस है, तो इस क्यू के ऊपर प्लस क्यों है, क्योंकि क्यू को हम रैशनल नंबर से दिखाते हैं, तो यहाँ पे प्लस है, इट मीन्स कि ये क्या है, पॉजिटिव। ये क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद आर प्लस है, आर को रियल नंबर को आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट आर के ऊपर प्लस है तो ओनली ये जो सेट हो, ये जो आर के ऊपर प्लस है मतलब ये सेट है किसका, पॉजिटिव रियल नंबर का। ठीक है, तो ये 7 स्टैंडर्ड सिंबल है जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा देन हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट तो हो गया, एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में, अपने जितने भी लोग होंगे जिससे आप रिलेटेड हो, जिसे ज़रूरत हो इस वीडियो की, आप प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।